नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मुख्यतः 3 विषयों पर बात करेंगे। ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। हर नागरिक का अधिकार है कि वो किसी मसले पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने जिस भी जिस भी कैपेसिटी में है, वो उस स्तर की कोर्ट में पहुंच सकता है। भवानीपुर में 15,000 से अधिक वोटों से उनकी हार हुई है। लेकिन वो कहती हैं कि वहाँ मतगणना में गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा मेरे साथ वहाँ मतगणना स्थल पर धक्का-मुक्की से लेकर के मारपीट और धकिया करके बाहर निकालने की घटना हुई है। इस मुद्दे पर जरा चर्चा करेंगे। दूसरा मसला है उद्धव ठाकरे की संसदीय दल के 7 सांसद टूट सकते हैं, ऐसा दावा एकनाथ शिंदे शिवसेना ने किया है और उनका कहना है कि ये जल्दी ही टूट करके शिंदे के गुट में शामिल हो जाएंगे, यानी मूल शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये अगेन एक बड़ी चपत होगी उद्धव ठाकरे के गाल पर और महाराष्ट्र की भी एक बड़ी घटना होगी। मेरा तो ये मानना है कि शरद पवार के भी कुछ सांसद टूट सकते हैं और ये 22 के आसपास टीएमसी के टूटे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि 272 इस तरीके से पूरे हो जाएं भारतीय जनता पार्टी के बाद में जाकर के। लेकिन इस तरह की टूट फूट और इस तरह की कहीं 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 का रोड़ा, ये सब जोड़ करके वो बहुमत प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसा भी मेरा निजी तौर पर मानना है। अपने मेहमानों से पूछेंगे उनका क्या मानना है। और तीसरी घटना ये है कि वो अपने कॉकरोच अभिजीत दीप के आजकल उनको बड़ा शौक चर्राया हुआ है। कभी लखनऊ में जाते हैं, वहां पिटते हैं, कभी पुणे जाते हैं तो वहां धकियाए जाते हैं। आज जयपुर पहुंच गए, कोई रोड शो टाइप कर रहे थे, वहां भी पिटाई हो गई। तो केजरीवाल का दूसरा संस्करण क्यों बनते जा रहे हैं, ये जरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, वीरेंद्र भट्ट साहब लखनऊ से और आपके चिर परिचित एकलव्य सिंह जयपुर से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री बालाजी की सर। तो वीरेंद्र जी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे के 7 सांसद टूट रहे हैं, ये खबर जब आपने सुनी तो आपके दिमाग में थॉट क्या आया, क्या विचार आया और कितना टूटेंगे? और ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये अपने सांसदों को अपने साथ रख क्यों नहीं पा रहे हैं? और उनको सम्मान की कमी है या संवाद की कमी है, क्या है? या टास्क नहीं दे पा रहे हैं या विचारधारा का कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा होता जा रहा है? देखिए 1989 से लेकर के 2009 के चुनाव लोकसभा चुनाव तक 89, 91, 96, 98, 99, 2004, 2009 ये 7 लोकसभा चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था और अटल बिहारी वाजपेयी और देवगौड़ा, गुजराल, अटल और मनमोहन सिंह, ये सारी सरकारें गठबंधन की सरकारें थी और यह युग भारत की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों का गोल्डन पीरियड था। 2014 में 25 साल बाद नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसको स्पष्ट बहुमत मिला। 2019 में उसको फिर स्पष्ट बहुमत मिला और 2024 में जो फर्जी नैरेटिव चलाया गया, फेक कहानी चलाई गई कि अगर ये सरकार आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो अब 2014 से ही देश में क्षेत्रीय पार्टियों का स्वर्णिम युग समाप्त हो गया था। अब 14 को गुजरे, आज 12 साल हो गए हैं
आपने देखा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, जिसकी कभी 2007 से 12 के बीच में सरकार थी, आज उसका एक विधायक है। 2012 से 17 जिसकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, वो लगातार दो विधानसभा चुनाव हारी है, और उसी फेक नैरेटिव के बल पर 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको यूपी में 37 सीटें मिल गई थी और 6 मिल गई थी। कांग्रेस को यूपी में टोटल 80 सीटें लोकसभा की हैं। यही बिहार में हुआ। आज जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो जो है 22 या 26 सीटों पे सिमट गई है। बाकी तमाम छोटी-छोटी पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ थी, जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। वही बंगाल में हुआ अभी, जिसने 15 साल जिस तृणमूल कांग्रेस का राज रहा, और 4 मई को विधानसभा परिणाम आया, और वो पार्टी 15 दिन में बिखर गई। 15 दिन में बिखर गई। और वहां बड़ा शोर किया जाता था कि साहब बीजेपी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है और मुसलमानों की सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायक निर्वाचित हुए हैं, उसमें 18 विधायक मुसलमान भी अलग होकर के उन्होंने अलग गुट बना लिया है, ममता बनर्जी से बगावत करके। तो ये कहानी भी फर्जी निकली हिंदू मुसलमान वाली। और यही महाराष्ट्र में हुआ था। अच्छा भला 30 साल से अलायंस बीजेपी शिवसेना का चल रहा था। नवंबर 19 में चुनाव हुए, इनको लगा मैं तो मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, इन्होंने अलायंस तोड़ दिया और कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर के सरकार बनाई, 2 साल चलाई भी। तो उसी पापों का परिणाम है जो आज उद्धव ठाकरे को वो आज वो भोग रहे हैं। जब आप अपनी मूल धारा से विमुख हो गए और आपने अपने एक्सेस को ही छोड़ दिया, आपने जो बाला साहब देवरस कभी कांग्रेस की ओर जो है एक लंबे बांस से भी कांग्रेस को नहीं छूना चाहते थे, ये जाके उन्हीं सोनिया गांधी के जाके कदमों में बैठ गए। तो जो कुछ इन्होंने किया है, जो इन्होंने अपनी अनुभवहीनता के चलते जो किया है, ये तो होना ही था एक दिन। तो अब क्षेत्रीय पार्टियों का जो जाति के आधार पर, मज़हब के आधार पर हिंदुओं को तोड़ो, सनातन समाज को तोड़ो, जाति में बाँटो, 2 इतनी जाति का समर्थन लो, 15% मुसलमानों का कि हर गैर वाजिब डिमांड को मानो, और जो वो नहीं भी मांग रहे हैं वो भी उनको प्रॉमिस कर दो कि हम सरकार बनाएंगे तो ये आपको देंगे। बस वही मस्जिद और कब्रिस्तान और हज हाउस यही सब होता है। केवल मुल्लाओं की दाढ़ी को सहलाओ। तो वो राजनीति का दौर अब समाप्त हो चुका है। और अब भारत की राजनीति में जो ग्रे एरियाज थे, जो अनडिफाइंड एरियाज थे, वो खत्म हो रहे हैं, और धीरे-धीरे अब अकाउंटेबिलिटी की धारा मजबूत हो रही है, और एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी रुझान का जो संस्कृति थी कि ये पार्टी ने 5 साल रूल किया है, अभी दोबारा पावर में नहीं आएगी। अब ये भी स्थितियां बदल रही हैं। यदि सरकार परफॉर्म करेगी, डिलीवर करेगी, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगी, और बाय एंड लार्ज जनता सुखी है, तो उसको जो है दोबारा मौका मिल सकता है। यूपी में 2 बार मौका मिला, गुजरात में लगातार बीजेपी 30 साल से पावर में है। तो ये सारी चीजें हैं। अब वो केवल जोड़-तोड़ करके आपने अगर यूपी में 403 के विधानसभा में आपको 203 विधायक चाहिए, तो आपने जोड़-तोड़ करके सरकार तो बना ली। 204 विधायक, 205 विधायक, हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल चल भी जाए, लेकिन वो फिर सरकार अपने ही कल्याण में उलझी रहेगी, जनता कभी उसकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं हो पाएगी। याद करिए उद्धव ठाकरे के समय बम्बई के मेयर इकबाल सिंह थे, और उनके मंत्री थे, कितने घोटाले हुए थे कोविड में। तो ये सब चीजें लोग याद रखते हैं। और अब जो है शिवसेना का जो तंबू है वो उखड़ चुका है, और अभी तो उसके खाली 9 में 7 एमपी जा रहे हैं, उसके विधायक तो बहुत कम है, ज्यादा विधायक हैं भी नहीं, 20-22 हैं। तो अब आप देखिएगा इस पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, उद्धव ठाकरे का। नहीं, एमपी की बात है कि 7 एमपी उनके टूट रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं 2024 में 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी, एनडीए 17 सीटें जीत पाया था। एक सीट वो सांगली वाली वसंत दादा पाटिल के पोते ने जीती थी, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था। और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी,
शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9 सीटें मिली थी, जिनमें से 7 टूटने की बात है सांसदों के। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 8 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 9। शिवसेना यानी शिंदे शिवसेना ने 7 सीटें जीती थी और 1 सीट वो निर्दलीय वाली मिली थी। तो अगर आपके 9 में से 7 चले जाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका होगा उद्धव ठाकरे के लिए, यस क्योंकि पहले भी टूटे, 13 टूट गए थे 18 में से, अब 9 में से 7 टूट रहे हैं। तो ये इनके लिए अस्तित्व का संकट खड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल सर, भारत की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों की अब भूमिका ही जो है प्रश्न के दायरे में आ गई है। उनको जो उनकी प्रासंगिकता है और वही अंडर क्वेश्चन है कि भाई आफ्टर ऑल व्हाट दे आर डिलीवरिंग। केवल जो है सत्ता के लिए सौदेबाजी और भ्रष्टाचार और करप्शन और अपराधियों से गठजोड़ के अलावा किया क्या इन्होंने? अब इनको क्यों रखे जाए? सरकार वो रहे इसके जो अलावा अपने जो एक एजेंडा के साथ आए और काम करे। देखिए 2019 से पहले, बल्कि 2019 तक भी ये केंद्र सरकार में भी शामिल थे, ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी शामिल हुआ करते थे। हाँ। और आज हालत ये है कि केंद्र में तो रहने की बात ही छोड़ दीजिए, अब राज्य में भी किनारे पर लग चुके हैं। एकलव्य कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं? नहीं, एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करना चाह रहा था सर। आपने सुना ही होगा कि उद्धव ठाकरे जी की प्रतिक्रिया यही है कि जाना है तो जाएं। अब सर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये देखिए, जो डायनेस्टिक एरोगेंस जो होता है ना, कि ये सोचते हैं कि बाला साहब ठाकरे का जिस तरह का रुतबा था, मातोश्री में बैठने के कारण, मातोश्री की गद्दी पे बैठने के कारण इनका भी वही रुतबा है। ये सच्चाई नहीं है सर। सच्चाई ये है कि इनको ये पता ही नहीं है कि मातोश्री के बाहर क्या होता है। बाला साहब ठाकरे की जो जनता हो, सरकार हो, हिंदू हो, देश की राजनीति हो, उसकी नब्ज पे बाला साहब ठाकरे का हाथ था। लोग स्वयं मातोश्री में आके बाला साहेब को मतलब सब कुछ उनसे चर्चा किया करते थे, वो उन पे डिसीजन मेकिंग होती थी, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट था। और इनको लग रहा है सर कि ये क्योंकि मातोश्री की गद्दी पे बैठ गए तो ये बाला साहेब ठाकरे का इनका रुतबा हो गया, या मतलब इनका स्टेचर हो गया। तो मुझे लगता है ये डायनास्टिक एरोगेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर इसमें। इनका बिल्कुल अंत सही ऐसे ही है। होता है। और एकलव्य जी, ये क्या हुआ? अभिजीत दीपके का जयपुर में इस तरीके से सत्कार कराया आप लोगों ने? सर देखिए क्या है कि मेरा जो इसमें व्यक्तिगत राय है, देखिए सर, वैसे तो एक जो फिजिकल वायलेंस होता है, ये मतलब एक भाषण देने के लिए अच्छी बात होती है कि भाई फिजिकल वायलेंस को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, जहां तक हो सके ये अवॉइडेबल है। और यदि ऐसा हो तो सरकार को देखना चाहिए कि ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो, और वही सरकार ने किया भी, जो असॉल्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन सर देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि एक बात को समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी बंगाल की भी जो बात हो रही थी ना सर, तो बंगाल में आपने देखा होगा सर कि वहां पे किस तरह से अंडे मारे जा रहे हैं लोगों के ऊपर, टीएमसी के नेताओं के ऊपर उनकी पिटाई हो रही है। तो सर कभी कभी क्या होता है कि जब पानी सर से ऊपर चले जाता है तो जो जनता होती है ना, कि जनता को होता है कि ठीक है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा पुलिस की 2 लाठी तो पड़ जाएंगी, एक दिन के लिए बंद ही तो हो जाएंगे ना अंदर, लेकिन हम अपना आक्रोश तो जताएंगे, हम अपना बदला तो लेंगे। तो सर उसका तो आप क्या कर सकते हो? जनता की भावना को आप थोड़ी, जनता की ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हो, जनता की भावना को थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो। तो उसी कुछ तरह से सर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसकी जो स्थापना हुई सर, इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो नीट के पेपर लीक के ऊपर उनने उसको एक मुद्दा बनाया सर, ऐसा कहा इनने, जबकि उसको मिस इंटरप्रेट किया गया। जो माननीय हमारे सीजे साहब ने टिप्पणी कर दी थी कॉकरोचेस वाली, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया। एक मुद्दा इनको चाहिए था, एक रीजन चाहिए था, लेकिन इन्होंने पेपर लीक को मुद्दा बनाया। धर्मेंद्र प्रधान जी का ये इस्तीफा मांग रहे थे, ये सब जस्टिफाइड है सर, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब पेपर लीक है बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए,
और मैं तो ये भी कहता हूँ कि चलो ये भी तुम्हारा अधिकार है भाई कि तुम देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगो, लेकिन तुम एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट या जेन जी के आंदोलन के आड़ में जाके उमर खालिद के लिए बेल जब मांगोगे ना सर, तो फिर जनता और जो जनता में जो राष्ट्रवादी बैठे हैं ना, उसमें कुछ लोग तो होंगे जिनके सर से ऊपर पानी चला जाएगा सर। और देखिए सर, सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं, लेकिन वो जो युवा व्यक्ति थे जिन्होंने इनके ऊपर अटैक करा, ऐसा तो है नहीं कि कोई जानलेवा हमला कर दिया, एक झापड़ी तो मारा है ना, जैसे एक समय पे केजरीवाल जी को भी पड़ा था। आपको ध्यान होगा मेडिसन स्क्वायर के बाहर राजदीप सरदेसाई जी के साथ भी एक बार क्या हो गया था। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि जब सर से ऊपर पानी चले जाता है तो सर देखिए, ये मतलब जो इन व्यक्ति ने किया है, कभी कभी ऐसी स्ट्रीट पावर की भी आवश्यकता होती है सर देश में। ये मतलब सिर्फ लेख लिख के या जो हम लोग यूट्यूब चैनल पे हम भी लोग जो बैठ के बातें कर लेते हैं, सिर्फ इससे दूसरी साइड की स्ट्रीट पावर को फाइट नहीं किया जा सकता। तो कभी कभी संदेश देने के लिए दूसरी तरफ से ये सब भी होता है। तो लोकतंत्र में सब कुछ होता है सर। तो जब पानी सर से ऊपर चले जाता है किसी राष्ट्रवाद से, देखिए लोग कहते हैं ना कि वी आर अ टॉलरेंट नेशन, लेकिन सर टॉलरेंस की भी एक लिमिट होती है। मैं तो स्पष्ट मानता हूँ वो हर व्यक्ति के साथ वैरी करती है, लेकिन हर किसी की टॉलरेंस की भी एक लिमिट होती है। तो उनको लगा होगा सर, और जब उस आदमी को पकड़ा भी गया तो उसने क्या कहा, मैं राष्ट्रवादी हूं। ये लोग नीट पेपर लीक की आड़ में आके यहाँ पे जिहादियों का प्रचार कर रहे हैं। और ये लोग मतलब सर आप ये बताइए ना भाई, दिल्ली दंगे का जो वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड, जो भारत को मतलब वो चिकन स्नैक की जो बात कर रहा था, बांग्लादेश और ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जो बात कर रहा था, और भारत तेरे टुकड़े होंगे का पोस्टर बॉय था, उसके लिए एक जेन जी के प्रोटेस्ट में क्या औचित्य है सर उसकी बेल के लिए मांग करने का। तो ये तो होना था सर, एक ना एक दिन होना। जैन जी के नाम पर तो जंतर मंतर पर उस दिन यहाँ बहुत पे रंग बिरंगे कॉकरोच पहुंचे थे साहब। जी चौधरी साहब, ये जो मामला हाँ है जी। आपका दीपके वाला, इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में रखना बहुत जरूरी है। ये दीपके जो है, जो आपका यूरोप से बीमारी पैदा हुई है, सांस्कृतिक मार्क्सवाद जिसको वोकिज्म कहा जाता है, तो इनके लिए ये नीट का एग्जाम तो एक बहाना है। दिल्ली में, लखनऊ में और जयपुर में तीनों जगह लोगों ने ये दिखाया कि वो ये जो यूरोप का जो एजेंडा है, समाज को, संस्कृति को, परिवार को नष्ट करने का वोकिज्म का एजेंडा है, अब लोग समझ रहे हैं। दिल्ली तीनों जगहों पर लोगों ने कहा कि नीट एग्जाम में आप अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये आरएसएस मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा क्या है, उमर खालिद महान है, तो इनका असली एजेंडा है भारत को तोड़ना, समाज को तोड़ना, और पूरे विश्व में वोकिज्म यानी मार्क्सवाद, इस्लामी जिहाद और मार्क्सवाद, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और पूरे विश्व में आप देखिए, जो इस्लाम है वो वामपंथ की तलवार है और वामपंथ इस्लाम की ढाल है। अभी 2 दिन पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहां के सारे छात्र जो गूगल के सीईओ हैं पिछाई, जब वो आए तो सारे के सारे लोग पैलेस्टाइन का नारा लगाते हुए, फिलिस्तीन को आजाद करो, ये नारा लगाते सारे छात्र वॉकआउट कर गए। तो इनको फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे समाज में तनाव हो, समाज में विखंडन हो, समाज में अराजकता हो, समाज में हिंसा हो, और इनका सबसे प्राइमरी टूल है हिंसा। बिना हिंसा के इनको लगता है कि हम कुछ इनका एजेंडा आगे नहीं बढ़ता। तो तीनों जगह पर ये जो कॉकरोच का जो एजेंडा था हिंसा फैलाने का, वो तीनों जगह बुरी तरह असफल रहा, और जनता ने ये दिखाया कि वो इनका जो खतरनाक एजेंडा है, जो वोकिज्म का, अब लोग उसको समझने लगे। इसीलिए जो है उसने कहा कि जो जयपुर में जिस व्यक्ति ने हमला किया, उसने कहा भाई ठीक है, नीट की बात आप करिए, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद और खालिद उनका हीरो है, तो ये अच्छी बात है कि लोगों में राजनीतिक परिपक्वता आ रही है। सर ये जो आपने जो बात कही ना, मेरे फादर इसके लिए एक बड़ी अच्छी टर्म उनने कॉइल कर रखी है। ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे या टुकड़े टुकड़े गैंग के जो 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो इसको बोलते हैं 4 M's बोलते हैं सर, 4 M's। तो ये जो 4 M हैं, पंचमक्कार
हाँ सर, 5 है। वो इसमें वो जो पर्टिकुलरली बोलते हैं, वो बोलते हैं मुल्ला, मार्क्सिस्ट, मिशनरी और मकूलियन कबाल। सर आप 5वें शायद मीडिया की बात कर रहे होंगे। मीडिया और मैकाले 5 हैं। इनको कहा जाता है पंचमक्कार, इनको पंचमक्कार सर। पंचमक्कार कहा जाता है। हाँ सर सर सही है। एक बात ऐड कर दूं सर आपकी अनुमति से, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ये जो ममता जी के कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही थी और जो एमपीज वगैरह के बारे में बात हो रही थी सर, इसमें सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर कि मुझे ऐसा लगता है सर कि ममता जी, दो पार्ट्स हैं सर इसमें। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता जी जो हैं वो पब्लिक का सेंटिमेंट बिल्कुल भी गेज नहीं कर पा रही, सिवा मतलब बजाय इसके कि वो समझें कि मतलब उनके कार्डर की, उनके ऑर्गेनाइजेशन की, जनता की क्या सेंटिमेंट है, और कुछ चीजों के लिए एक सटल वे में ही सही लेकिन थोड़ा एक रिग्रेट तो दिखाएं कि गलती हुई है। उसकी जगह सर वो एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अरे भाई, जनता खुश होगी। पहली बात तो जनता आपके झूठ पे विश्वास नहीं करेगी, और अगर किसी को विश्वास हो भी गया ना कि अंदर पिटाई हो गई थी, तो सोचेगी कि अच्छा हुआ, न्याय हुआ है इस लेडी के साथ। तो सर मुझे ऐसा नहीं, वो लगता तो इनके भतीजे के साथ सोनारपुर में क्या हुआ था। है। जी सर, वही इसीलिए कह रहा हूँ सर। और अंडे सर भी, इसका एक, टमाटर भी, धक्का मुक्की भी, सभी कुछ तो हो चुका है। और तो सर ममता एक जो, बनर्जी अब भी नहीं समझ पा रही हैं, तो फिर यह मूर्खता ही है और क्या है। और सर अरे इसका एक चौधरी जो, साहब, बंगाल में नया नारा है डीजे। डीजे माने डिम और जूता, डिम माने अंडा। बंगाल में अंडे को डिम कहते हैं, तो वहां आजकल का फैशन है डीजे, डिम और जूता। और सर ये जो आप दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहे थे ना कि सांसद के टूट के जाना दूसरे पक्ष में और ये वाली बातें, इसमें सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो मैंने देखा कि एक कपिल सिब्बल जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सर, आपने सुना होगा। तो कपिल सिब्बल जी भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं, और सर ये मतलब देश के सबसे बेहतरीन लीगल माइंड्स हैं। मुझे इन पे मतलब इनका जो पोटेंशियल है या इनकी जो नॉलेज है, मैं उसको कभी क्वेश्चन नहीं कर सकता। ऑब्वियसली मतलब हमारा कोई मेल ही नहीं है इतने बड़े लोगों से। लेकिन सर एक बात है, इन्होंने एक बड़ी गजब की बात कही सर कि ये जो टूटना और जो मर्जर और ये सब की बातें हो रही हैं, जो टूट के जो सांसद जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो है उन जो सांसद टूट के जाते हैं, जब उनको मर्ज करना होता है तो उसकी लीगैलिटी तभी स्थापित होती है जब जो पेरेंट पार्टी है जिससे वो टूट के गए हैं, उसका जो अध्यक्ष होता है, वो पार्टी यदि उसकी परमिशन इनिशिएट करती है तभी ऐसा हो सकता है। अब सर आप देखिए, मतलब एक कैसी गजब, मैं तो श्योर हूं कि ये लोग तो इसको एक नैरेटिव बनाने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन सर मैं तो मतलब मुझे तरस आता है उन लोगों की मतलब बौद्धिक स्तर पे जो इस पे विश्वास कर लेते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा सर, लेकिन आज एक मतलब एक मैं देख रहा था फेसबुक पे, एक पूर्व आईएएस अधिकारी इस विषय में इसको सपोर्ट कर रहे थे और इस इशू पे किसी से भिड़ गए थे। मतलब आप तर्कहीनता की हद देखिए सर कि जो टूट के जाएगा, जो बागी होगा, उसको पार्टी बोलेगी कि साहब मैं आपसे टूट के जाना चाहता हूं, आप मुझे परमिशन दीजिए, और वो पार्टी परमिशन दे देगी, हाँ भैया तुम टूट के जाओ। मतलब किस लेवल की तर्कहीनता है सर। तो ये तो सर इन लोग का भाई, जब जो कानून है, कानून का नाम ही दल बदल कानून है, उसमें जो 2/3 से बड़ा फैक्शन अगर हो गया तो वो टूट के एक स्वघोषित इच्छा से जाता है, और उसको प्रूव करना होता है कि भाई हम 2/3 से ज्यादा जो हैं, हम स्वेच्छा से अपनी पेरेंट पार्टी से अलग हो रहे हैं, इसलिए हमें एक अलग पहचान दी जाए या हम इसमें मर्ज कर रहे हैं। ये कानून है सर, सिंपल सा। ये कह रहे हैं कि ये तब तक नहीं वैध हो सकता, कानूनी वैधता तब तक नहीं मिल सकती जब तक पेरेंट पार्टी परमिशन नहीं दे। अब आप बताओ सर ये कैसे मतलब पॉसिबल है। देखिए एकलव जी, ये जो युद्ध अगले है, इट इज ए बैटल बिटवीन फैक्ट एंड नैरेटिव। और जी नैरेटिव में आपको ये पूरी स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल दो। 4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर टीवी चैनल में प्रोग्राम चल रहा था,
और जब 2 बजे ये साफ हो गया कि बीजेपी की सीटें 200 ऊपर के जा रही हैं, तो एक बड़े चैनल में सपा का प्रवक्ता बोला कि बीजेपी ने रुपया गिरा दिया। अब वो एंकर लेके उसके पीछे दौड़ा डंडा कि भैया ये बंगाल के चुनाव की बात हो रही है, तो यहाँ तो करेंसी डिवैल्यूएशन की बात कैसे ले आया? तो यहाँ पे आपको किसी भी दिशा में यू कैन शूट फ्रॉम योर हिप, किसी भी दिशा में आपको जो है शूट करने की आजादी है, बस नैरेटिव पे खेलिए, तथ्यों पे मत आइए। और जहां आपने तथ्यों की बात की तो आपको कहा जाएगा तुम तो भक्त हो और तुम तो संघी हो, भाजपाई हो, ये सारी उपाधियां आपके ऊपर लाद दी जाएंगी। तो इसलिए कि जो आदमी नैरेटिव पे ही केवल हमेशा उसका ज्ञान का आधार नैरेटिव है, उससे कभी बहस मत कीजिए। सही बात है सर। और साहब ये बताइए, ये कह रही हैं कि मतगणना स्थल पर मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, धकिया करके मुझे बाहर निकाल दिया गया, मतगणना में गड़बड़ी हुई है, तमाम तरह के आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। जो मेरे अपने सूत्र हैं और जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं उस पूरी घटना के, उनका कहना ये है कि ममता बनर्जी उस समय पहुंची थी जब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। एक दौर था जब ये 19,000 की लीड पर थी, फिर वो घटते 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 15,000 के आसपास पहुंच गई, तब ये मतगणना स्थल पर पहुंची। और वहां जब इनको जानकारी मिली कि कौन कौन से क्षेत्र अब बकाया हैं जिनकी मतगणना होनी है, तो इनको लग गया कि अब वापसी संभव नहीं है, अब तो नीचे ही जाना है और शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। तो इन्होंने वहां कुछ ऊंची आवाज में बात करनी शुरू की, बहस करनी शुरू की, माहौल खराब करने की कोशिश की और मतगणना किसी तरीके से रुक जाए ये प्रयास किया। बीजेपी का जो वहां एजेंट था उसने इनको रोकने की कोशिश की कि शांति से बात करिए, यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो इन्होंने छूटते ही उस बीजेपी एजेंट को कहा सुअर का बच्चा। तो पलट करके फिर उसने भी ममता बनर्जी को एक मोटी सी सुना दी और फिर उनके साथ दूसरे नेता भी आ गए। तो वहां पर बस इतना हुआ है और सीआरपीएफ के जो अधिकारी या जवान वहां पर तैनात थे उन्होंने इनसे कहा कि आप यहाँ से बाहर जाइए, हम आपको यहाँ अब खड़े रहने की भी अनुमति नहीं देंगे क्योंकि आप यहाँ माहौल खराब करके मतगणना को रोकने की कोशिश कर रही हैं, उसमें बाधक बन रही हैं। तो ये पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। हाई कोर्ट तक में आप झूठ बोलेंगी कि मेरे साथ मारपीट हुई है। और मैं आपको एक बात और बता दूं पते की, सारा सीसीटीवी फुटेज, सारे संवाद, किसने क्या कहा है, वो चुनाव आयोग के पास सुरक्षित हैं। जिस दिन कोर्ट चाहेगी उस दिन वो सारा मटेरियल, सारी फुटेज, सारी रिकॉर्डिंग कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने होगी। सर ममता बनर्जी ने आज ये दिखा दिया है कि एक तो आपने ये नहीं बताया, ये क्या आरपी एक्ट में इलेक्शन पिटीशन है? क्या उन्होंने ये कहा, क्या उन्होंने ये मांग की है कि यह रिपोल कराया जाए या रिकाउंटिंग कराया जाए या चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुआ? इलेक्शन पिटीशन में ये उन्होंने कहा है? अगर ये नहीं कहा है तो ममता बनर्जी ने ये साफ दिखा दिया है कि शी हैज रन आउट ऑफ ऑप्शंस। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है और जो भी विकल्प है वो एक ही है और सारे के सारे उनके लिए बड़े दुखदाई विकल्प हैं और वो एक ही विकल्प है कि अभिषेक बनर्जी को अब आप किनारे कीजिए। तो ममता बनर्जी ने दिखा दिया है कि जो कठिन विकल्प हैं, इस समय आप अपने घनघोर संकट के दौर से गुजर रही हैं, तो आपके पास कोई सॉफ्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट में जाके ये दिखा दिया है कि शी इज स्टिल रिलाइंग ऑन सॉफ्ट ऑप्शंस। आपको हार्ड ऑप्शन के ऊपर काम करना है, वो ये है कि अभिषेक बनर्जी को लेकर के पार्टी में जबरदस्त नाराजगी है, उस नाराजगी का निदान कीजिए। तो ममता बनर्जी ये नहीं करना चाहती हैं। और एक बात और है, 2017 में जब चुनाव आया, यूपी में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये ईवीएम में गड़बड़ी है।
तो मैंने एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, लंबे समय से जेल में हैं, आजम खान, मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे लगा आपको कि आपके पास कोई हार्ड डाटा है? तो बोले भाई कुछ तो कहना है जनता को। बहुत लोगों ने हमारे ऊपर पैसा लगाया हुआ है और इस उम्मीद में कि हम सत्ता में आ रहे हैं, अब उनको क्या मुँह दिखाएँगे? तो नेता को कुछ जो है, कुछ तो बताना होगा। यू हैव टू स्टे इन द बिज़नेस ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। तो आपको कोई तो आर्गुमेंट देना होगा, कोई तो नैरेटिव आपको फ्लोट करना होगा कि हम क्यों हारे। तो ये जो ममता बनर्जी कर रही हैं, ये केवल जो है अभी भी उनको लगता है कि वो सॉफ्ट ऑप्शंस के ज़रिए अपनी पार्टी को बचा सकती हैं, जो कि अब संभव नहीं है। अब जो है टीएमसी के सामने अस्तित्व का संकट है। दिस पार्टी इज फेसिंग एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो अब ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का युग जा चुका है। जनवरी में इस साल सुप्रीम कोर्ट जाके वो देख चुकी हैं। और उनको मालूम था कि ये एसआईआर ने उनका जो इलेक्टोरल माफिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन के आया है एसआईआर। और सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट से वो खतरा और बढ़ गया और अल्टीमेटली इनका जो पूरा माफिया नेटवर्क था वो ध्वस्त हो गया और आज उनकी ये हालत हो गई है। एक घटना और हुई है, जरा उस पर भी चर्चा कर लें। स्पीकर ओम बिरला ने ये फैसला किया है कि दोनों गुटों के सांसदों को बुला करके वो मुतमईन होंगे, संतुष्ट होंगे कि किसके साथ कितने सांसद हैं। तो उसमें तो क्लियर हो जाएगा भट्ट साहब, और क्लियर हो जाएगा एकलव्य के जो खिलाफ हैं उनकी संख्या 22 है और जो उनके साथ रह गए हैं इंक्लूडिंग अभिषेक बनर्जी, वो कुल 6 बचे हैं। मान लिया हम चलो 22 नहीं मानते, 20 भी मानते हैं, तो भी 2/3 तो हैं वो। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर एक फैसला ले चुके हैं, बस उसकी पुष्टि करना चाहते हैं। तो संकट बहुत बड़ा इनके ऊपर आने वाला है। ठीक है सर, देखिए, मैं तो जी सर प्लीज, नहीं आप बोले सर प्लीज। लोकसभा अध्यक्ष वही कर रहे हैं जो एंटी डिफेक्शन एक्ट के प्रोविजंस कहते हैं, ताकि अब इनके पार्टी के सांसद इसे समझ नहीं रहे हैं, तो कल इनको नया एक बहाना ना मिल जाए कि ओम बिरला ने हमारी पार्टी को तोड़वा दिया। तो सारे दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। दैट इज डिमांड ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड नेचुरल जस्टिस। और जब दोनों पक्ष के लोग जाएंगे तो वहां मीडिया के लोग भी होंगे और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात बताएंगे स्पीकर के सामने, मीडिया के सामने, सारी बात सामने आ जाएगी। दोनों पक्षों के वकील भी होंगे, बड़े बड़े वकील होंगे, वो भी सारी बात रखेंगे। तो इसको लेकर के जो भी भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश ममता बनर्जी द्वारा की जा रही है, वो साफ हो जाएगी। जनता के मन में कोई भ्रम नहीं है। टीएमसी के सांसद जो अलग हुए उनको कोई भ्रम नहीं है। बंगाल की जनता में उसको लेकर के कोई रोष नहीं है। तृणमूल कांग्रेस नष्ट हो रही, उससे वहां का सामान्य नागरिक इससे प्रसन्न है। तो ये एक और मौका है ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का। तो ठीक है, खेल लें एक बार, क्या दिक्कत है? स्पीकर ने पूरा अवसर दे दिया आपको, आइए अपनी बात कहिए, अपनी व्यथा गाथा कथा जो भी कहिए। सर एक्चुअली मुझे जी मुझे ऐसा लगता है सर, मुझे ऐसा लगता है सर कि देखिए, जहां तक संविधान या कानूनी पक्ष जो है इसमें जो हमारे स्पीकर महोदय होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनके पास सर पूरा एक तरह से पावर है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और वो चाहे यदि तो वो उनके पास यदि सांसदों के साइंड लेटर्स आ जाएं तो वो उनके सामने बैठ के सबने दोबारा कर दिए साइन। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ सर कि वो चाहते, आपने देखा होगा सर कि जब टीवी की भी सरकार बन रही थी तो क्या क्या हुआ। तो सर एक तो होता है कि जो आपकी कानूनी पावर होती है कि आपको लगा कि ये सही है, ये सिग्नेचर्स उन्हीं के हैं, आपने उसके हिसाब से निर्णय कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो चैलेंज भी नहीं हो सकती अनलेस कि बाद में कोई तमाशा हो, तो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो, ये हो वो हो, सारी चीजें सिग्नेचर्स का। लेकिन
मैं समझता हूँ सर कि एक इस पद पे बैठे हुए व्यक्ति की जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और तो वो मतलब बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं सर, कि उनने भाई इन पर्सन इन लोगों को बुला लिया तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। आपने जैसे अभी फरमाया कि सामने बैठ के साइन कर दिया, अपनी अपनी बात कह दी, तो सर अब इसमें मतलब डिस्कशन का कोई स्कोप नहीं छूटा ना, कि भाई चाहे आपने तो भाई उनके हृदय में क्या है वो भी जान लिया, जो कानूनी पक्ष है, जो सिग्नेचर्स होने चाहिए आपके सामने बैठ के कर दिया, तो अब तो सर मतलब कुछ बच ही नहीं गया ना। तो मुझे लगता है बहुत फुल प्रूफ काम हो गया है ये। और आखिरी टिप्पणी भी आपसे ही चाहूंगा। कल नेता प्रतिपक्ष सुनते हैं कि राजस्थान आ रहे हैं, क्या ओकेशन है साहब? सर अब वो कॉकरोच जनता पार्टी माहौल बना रही है, तो उस माहौल को जूस करने के लिए कांग्रेस भी तो कुछ ना कुछ करेगी। तो मोदी जी को देखा देखी, जैसे मोदी जी को कॉपी करने में कोई कसर तो छोड़ते नहीं है बॉस। तो जैसे मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उसी तरह से अब वो नीट पे संवाद का एक आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन चालू कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले कोटा को चुना है, क्योंकि ये बात तो सही है भाई कि कोटा जो है एक स्टूडेंट्स का इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का गढ़ है, तो वो वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन सर राजस्थान ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है सर, क्योंकि जहां वो आ रहे हैं वहां की दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं सर। पहली तो ये कि जहां वो आ रहे हैं वहां गहलोत जी और पायलट साहब का जो मतलब तमाशा चल रहा है, तो संगठन जिस तरह से इसमें बटा हुआ है, उनकी एडवर्टाइजिंग भी जो इस इवेंट की हो रही है, तो इनके जो वेरियस नेता हैं, कोई पायलट की बड़ी फोटो लगा रहा है, कोई गहलोत की बड़ी फोटो लगा रहा है, राहुल गांधी की कोई बड़ी कोई छोटी, ये सब तमाशे यहाँ पे चल रहे हैं सर। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है सर कि ये जो मतलब अप्रोप्रिएट जगह राजस्थान क्यों नहीं है इस चीज का आगाज करने के लिए, कि सर गहलोत जी का जो इससे पहले का कार्यकाल था, 19 पेपर लीक हुए सर यहाँ पे। मंत्रीगण तक लेवल के लोग मतलब उसमें फंसे हुए हैं, कई लोग जेल चले गए, किसी को बेल मिली, किसी को मतलब 19 पेपर लीक हो गए सर यहाँ पे। और भजन लाल जी के, आप कुछ भी कहो भजन लाल जी के बारे में, लेकिन सच्चाई ये है कि अगले ने 2.5 वर्ष में एक पेपर लीक नहीं होने दिया यहाँ पे। कड़ा कानून बनाया, गिरफ्तारियां करी, और अच्छे से जांच चल रही है। सच्चाई ये है कि एक पेपर लीक नहीं हुआ। और आपकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी थे, 19 पेपर लीक हुए थे सर। तो ठीक है सर, अब आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन सर एक बात कहना चाहूंगा आपकी अनुमति से, छोटी सी, कि ना मुझे एक बात सर, ये भी एजेंडा वोकिज्म का है जो राहुल गांधी लेके आ रहे हैं बस। नहीं सर देखिए, मैं एक बात है ना मुझे थोड़ी सी ठीक लगती है, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है सर कि डेविल को भी वहां पे क्रेडिट देना चाहिए जहां पे बनता है। तो राहुल गांधी का सर, अब चाहे उनको किसी ने एडवाइस करा है या उनके जो बेवकूफ एडवाइजर्स हैं उनको उनने सुनना थोड़ा कम करा है, खुद का भी वही अब मतलब जैसे अभी सर वो मोदी जी के बारे में रिकॉर्ड बना ना सर कि लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो राहुल जी ने भी तो एक रिकॉर्ड बना ही लिया है ना, लॉन्गेस्ट अनइलेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो अनुभव तो हो ही गया है सर। तो मैं ऐसा समझता हूँ सर कि अपोजिशन का सारा ये विरोध पाखंड है। किसी विपक्षी दल ने अब तक ये कोचिंग माफिया के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री 60,000 करोड़ रुपए की है, और ये पेपर लीक होने में चाहे किसी एग्जाम का हो, किसी भी स्टेट में हो, हर जगह कोचिंग वालों का हाथ आता है। इसके बारे में राहुल गांधी भी नहीं बोल रहे, कोई नेता नहीं बोल रहा। तो राहुल गांधी जो कोटा में करने कल आ रहे हैं वो केवल एक पाखंड है, केवल एक औपचारिकता है, और केवल जो है बस सरकार की क्रेडिबिलिटी पे अटैक करो, सरकार को गाली दो और अपना पॉलिटिकल फायदा लो। जनता से, छात्रों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, और ये कोचिंग माफिया के आगे सब दबे हुए लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार भी कुछ नहीं कर रही इनके खिलाफ। लेकिन सर मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ, वैसे तो मतलब मैं कोई वो भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी आप दो बड़े लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, इसलिए आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर। अभी 2.5 वर्ष ही हुए हैं भजन लाल जी के, 2.5 वर्ष हुए हैं, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ सर आपको
कि वैसे तो क्या है कि भजनलाल जी की लोग उतनी ज्यादा तारीफ नहीं करते, क्योंकि अब तुलना किससे होती है? तुलना होती है योगी आदित्यनाथ जी से, शुभेंदु अधिकारी जी से, देवेंद्र फडणवीस जी से, हिमांता बिस्व शर्मा जी से। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं सर कि राजस्थान में 30 वर्ष के बाद इस बार भाजपा की सरकार 2028 में रिपीट होने जा रही है। मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक। लेकिन आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कि इतनी गर्मी के बावजूद कम से कम विपक्ष के नेता को पसीना बहाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि बेटा एसी में मत बैठो, गर्मी में निकलो, कभी कोटा जाओ, कभी लखनऊ जाओ, कभी कहीं जाओ, कभी कहीं जाओ। कितना काम ये करवा तो रहे हैं। अत्याचार है, ये हाँ, अत्याचार से मैं आपसे सहमत हूँ। मोदी जी को इतना जो है अत्याचार नहीं करना चाहिए, ये बात तो सर आपकी सही। सर मैंने तो अभी देखिए, अभी उन्हें उपाधि दी लॉन्गेस्ट अनइलेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर। तो मतलब कोई मजाक की बात थोड़ी है सर, उपाधि तो दिलवाई थी मोदी जी ने उन्हें। अरे बहुत बहुत चुनाव हार धन्यवाद गए सर। वीरेन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद और एकलव्य आपका भी बहुत धन्यवाद। आप दोनों जुड़े नमस्कार। और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच।